अल्टर। अल्टर कमांड का काम होता है टेबल में चेंज करना। टेबल में चेंज करना, थोड़ा और अच्छा लिखे तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर में क्या चीज आती है? कॉलम का नाम, कॉलम के डेटा टाइप, कॉलम का साइज, कॉलम पे कंस्ट्रेंट, कॉलम ऐड करना। ये सब किसमें आएगा हमारा? ये सब हमारा अल्टर कमांड के अंदर आएगा। तो कॉलम से रिलेटेड जितने भी मॉडिफिकेशन आएंगे वो अल्टर कमांड से होंगे। ठीक है, और रो से रिलेटेड कोई भी चेंज अगर आपने करने हैं, रो से रिलेटेड कोई भी चेंज अगर आपने करने हैं, तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो हमारी कौन सी है? अपडेट कमांड। तो कॉलम पर अपडेशन करने के लिए अल्टर कमांड यूज होती है, और रोज को बदलने के लिए, किसी रोज में कुछ बदलना है तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज होती है। तो टेबल में अगर मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूं तो आपके पास दो ऑप्शन है टेबल के बदलाव को लेकर। पहला है अल्टर कमांड से आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा है अपडेट कमांड होती है उससे भी ऐसा कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। अल्टर कमांड से कॉलम से रिलेटेड बदलाव होते हैं, कॉलम का नाम बदलना, कॉलम का टाइप बदलना, कॉलम का टाइप का साइज बदलना, है ना, या नया कॉलम ऐड करना, कॉलम पे कांस्टेंट लगाना, कॉलम से कांस्टेंट हटाना। ये सब किसके थ्रू होगा? अल्टर कमांड के थ्रू होगा। किसी रो में सैलरी बदलनी है, जिसकी सैलरी 20,000 है वो 30,000 करनी है, अपडेट से होगी। मुझे किसी की एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है, मिसिंग से बदलनी है, अपडेट से होगी। मुझे उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी बदलनी है जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, उन सब की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दो। तो नई रो इंसर्ट नहीं होगी, एग्जिस्टिंग रो में चेंज हो रहा है, अपडेट। तो ये सारे काम करने के लिए कौन सी कमांड चलेगी? अपडेट कमांड हमारी चलेगी। ठीक है, तो अल्टर और अपडेट ये दोनों टेबल के मॉडिफिकेशन के लिए यूज होती हैं। अच्छा, आप सोचिए अगर मुझे टेबल का नाम ही चेंज करना हो तो अल्टर। तो टेबल का नाम भी बदलना है तो उसके लिए भी क्या यूज होगी? अल्टर। ठीक है, चलिए। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है, तो बताइए अल्टर कमांड होगी यूज इसके लिए या अपडेट कमांड यूज होगी? अल्टर कमांड यूज होगी। अब अल्टर कमांड अभी इस बार हमें ऊपर से नॉलेज मिली है, लेकिन अल्टर कमांड सुनने से हम अल्टर कमांड चला नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी कमांड को कंप्लीट करने के लिए उसका एक सिंटैक्स होता है। अल्टर के बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, दैट मीन्स कंप्लीट क्वेरी आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारा टेबल में इंपैक्ट होगा। अल्टर सिर्फ कमांड का नाम है, अब मुझे इस कमांड का सिंटैक्स सीखना होगा। यानी कि MySQL में बड़ा आसान है चीजों को समझना। कोई भी काम करना चाहते हो उसकी कमांड आती है, कमांड जानने के बाद फिर क्या सीखना है? उस कमांड का सिंटैक्स सीखना है, वो सिंटैक्स लिख दो, काम होगा। ज्यादा लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं अल्टर कमांड का सिंटैक्स क्या होगा, तो लिखेंगे अल्टर टेबल। टेबल को हम अल्टर करना चाहते हैं, अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या? नाम है टेबल का हमारा? EM। अब क्या करना है? हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना है। ऐड, ऐड कीवर्ड यूज होता है, हटाना होता तो ड्रॉप कीवर्ड। ठीक है, ऐड कीवर्ड। कंस्ट्रेंट का नाम क्या? नाम है कंस्ट्रेंट का? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में प्राइमरी अलग एक कीवर्ड है और की नाम से अलग एक कीवर्ड है। तो प्राइमरी स्पेस की ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी की ऐड करना है। अब बताओ किस कॉलम पे ऐड करना है?
एम्प्लॉय आईडी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर हम ईएमपी टेबल में प्राइमरी की को ऐड करने जा रहे हैं। क्या नाम है मेरे कॉलम का? एम्प्लॉय आईडी। तो अगर प्राइमरी की ऐड करनी है तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम, जनरल सिंटैक्स में टेबल का नेम आएगा, ऐड प्राइमरी की, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉलम का नेम। प्राइमरी की जब आप ऐड करने जाएंगे तो एक रूल का आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो रूल फॉलो हुआ तब तो ये क्वेरी सक्सेसफुली चलेगी, और अगर वो रूल ब्रेक हो गया तो ये क्वेरी फेल हो जाएगी। इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये सक्सेस हो गई, मतलब एम्प्लॉय आईडी कॉलम में प्राइमरी की कांस्टेंट लग गया, मतलब अब उसके अंदर क्या नहीं हो सकता? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन सोचो पहले ही पड़ी हुई है, इसका क्या करोगे भाई? जो पहले से पड़ी हुई है, अगर प्राइमरी की कॉलम पे लग गया तो ये ऐसा नहीं है कि जिस रो के बाद लगाए है उसके बाद के लिए प्राइमरी की लग गई, नहीं, टेबल के पूरे कॉलम पे अप्लाई होगा। तो किसी भी वैल्यू को यूनिक होना पड़ेगा। अगर पहले से कोई वैल्यू ऐसी है जो डुप्लीकेट हो गई है तो ये प्राइमरी की आईडी नहीं हो, एरर आ जाएगी। बोलेगा मेरा जो काम है वो काम पहले ब्रेक हो गया, मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं पहले वायलेट हो रहे हैं, कि मैं डुप्लीकेट कंट्रोल नहीं करवाऊंगा, बट आपने पहले रख लिया है। अब जो आएगा उसको तो मैं रोक लेता, लेकिन इसको कैसे रोकूं? मेरा जो काम है कि मिसिंग वैल्यू अलाउड नहीं होगी, पहले ही आपके कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो मैं ऐड ही नहीं होऊंगा। अगर मुझे ऐड करवाना है एम्प्लॉय आईडी में तो पहले इसको हटाओ और इन दोनों में से किसी एक को हटाओ, तब मुझे लगाना। अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि डुप्लीकेसी आएगी तो मेरी जिम्मेदारी है, मिस्टेक वैल्यू आएगी तो मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी है। पहले टेबल को उस फॉर्म में लाओ जिससे प्राइमरी की के जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक ना हो। अभी अगर मैं एंटर करूंगा तो देखते हैं क्या हो। कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री पहली पड़ी हुई है 10, ऐड ही नहीं हो पाएगी प्राइमरी। तो प्राइमरी की इस पर अब ऐड हमारी नहीं होगी। क्या करें फिर अब? तो मेरे पास एक रास्ता यह है कि पहले तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस टेबल को डिलीट कर दूं, दोबारा बनाऊं। जब दोबारा बनाऊंगा तो उस पर मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा रास्ता यह है कि सर डिलीट करना सीखना तो है ही वैसे हमें, वो भी कर सकते हो आप। ऐसा भी तो कर सकते हो, इस रो को हटा दो, पूरी टेबल ही क्यों हटा रहे हो? फिर दोबारा से सारा डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर मेहनत लगेगी हमारी। बेटर होगा एक रो ये हटा दो और एक रो ये हटा दो। तो आपके पास कई ऑप्शन है प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस काम के लिए? हमने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ। समय लगेगा, लगने तो, सीखने तो आए, समय तो लगेगा ही, है ना। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करना सिखाता हूँ, किसी भी रो को डिलीट करना सिखाता हूँ। तो ये वाली रो डिलीट करते हैं और ये वाली रो डिलीट करते हैं। अभी डिलीट करना मैं सिखा देता हूँ। हाँ जी भाई साहब, तीसरा ऑप्शन ये भी सही है कि आप हटाने की जगह नल को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दो, 102 को एक और नई वैल्यू दे दो। तीसरा ऑप्शन ये भी है, ये भी कर सकते हैं। तो कई तरीके हो गए प्राइमरी की इस कॉलम पर लगाने के। इनको हटा दो तो भी काम हो जाएगा, इनको बदल दो तो भी काम हो जाएगा, नई टेबल बना लो तब भी सीख लेंगे। तो कैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपका मन करता है, ठीक है। चलो अभी क्या करता हूं मैं, हटाने वाली बात करता हूँ। किसी भी रो को डिलीट करने के लिए, किसी भी रो को डिलीट करने के लिए डिलीट नाम की कमांड होती है। तो डिलीट कमांड का यूज करके हम 0 to n रोज को डिलीट कर सकते। मतलब डिलीट कमांड से हो सकता है कोई रो डिलीट ही ना हो, ऐसा हो सकता है सारी रो डिलीट हो जाए, ऐसा हो सकता है कोई एक डिलीट हो, ऐसा हो सकता है कोई दो डिलीट हो, तो कुछ भी हो सकता है हमारा,
है ना। तो डिलीट कमांड का काम होता है 0 to n रोज को डिलीट करना। ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा कि डिलीट का यूज करा कैसे जाता है। ठीक है, तो डिलीट के बाद हमें लिखना होगा फ्रॉम। डिलीट करना है, कहाँ से करना है बताओ? फ्रॉम। बताओ कहाँ से डिलीट करना है मुझे? टेबल से। टेबल का नाम क्या है? मेरी टेबल का नाम, अगर मैंने सेमीकोलन लगाकर एंटर कर दिया तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग को पता है कि कौन कौन सी रो डिलीट करनी है। तो जो हमारे दिमाग को पता है उसका कोड लिखना पड़ेगा। कहीं लिखा मैंने ऐसा इस क्वारी में, कहीं मैंने ऐसा बताया कि मुझे कौन कौन सी रो डिलीट करनी है? तो इससे कैसे पता चलेगा कौन सी डिलीट करनी है फिर? तो ये कमांड क्या करेगी? एंड रिकॉर्ड, यानी कि सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर। तो इस तरह की कमांड को चलाने से पहले कई बार सोचना होगा, क्योंकि अगर ये गलती से भी एंटर हो गया तो वापस नहीं है फिर, सारा रिकॉर्ड थे, आप कुछ नहीं बचा। ठीक है, बट टेबल रहेगी, टेबल का वजूद रहेगा, टेबल एम्प्टी आ जाएगी, टेबल का ढांचा रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा अभी ये नहीं करना। अब मुझे क्या करने हैं? सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने हैं, कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। कुछ रिकॉर्ड को जब आप डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट कमांड के साथ हम क्या ऐड करेंगे? कंडीशन। तो हम अपनी क्वेरी में कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, हम अपनी क्वेरी में कंडीशन डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन हर क्वेरी में नहीं डाली जा सकती। स्पेसिफिक क्वेरीज हैं जिनमें कंडीशन चलती है हमारी, उनमें से डिलीट होता है। तो डिलीट क्वेरी को हम बिना कंडीशन के यूज कर सकते हैं और डिलीट को हम कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। बिना कंडीशन के हम तब यूज करेंगे जब हमें सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। ऐसा शायद कभी ही होता है, हजार में एक बार भी शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। फिर तो काम ही नहीं करूंगा आगे, इसका मतलब ये हो गया कुछ है ही नहीं मेरे पास। फिर तो जीरो शुरू करना है फिर तो सब कुछ। फिर भी एक ऑप्शन है, कंडीशन कैसे लगाते हैं? प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर इफ कंडीशन होती थी, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए वेयर नाम से कीवर्ड होता है। वेयर, वेयर कीवर्ड या वेयर क्लॉज, इसको क्या बोलते हैं? वेयर कीवर्ड या वेयर क्लॉज। तो अभी आप इसको कीवर्ड मान लीजिए कि वेयर एक कीवर्ड है। तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, वेयर के बाद क्या लिखेंगे? अपनी कंडीशन। अब सर कंडीशन कैसे लिखें? तो कंडीशन लिखने के लिए आपको किसी कॉलम का यूज करना होता है। तो आप बताओ, डिलीट करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो जहां पर एम्प्लॉय आईडी 102 है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले वे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10। अब ध्यान रखेंगे, पाइथन में कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल लगाते थे, माई इक्वल में कंपैरिजन करने के लिए भी सिंगल इक्वल ही लगाना है। तो ये कंपैरिजन करेगा एम्प्लॉय आईडी कॉलम में 102 कहां पर है। जहां जहां पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम में 102 मिलेगा उस रो को डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब सर ये एक डिलीट होगी या दोनों डिलीट हो जाएंगी? दोनों। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2। हमारी कंडीशन अकॉर्डिंग दो रो डिलीट हो। ठीक है, बट सर हम एक को तो रखना चाहते हैं, तो फिर एक काम करो, लिख दो एम्प्लॉय नेम इक्वल टू मोनू। तो सर अगर किसी और का नाम मोनू हुआ तो हमने कहा फिर से उतनी रो डिलीट हो जाएंगी। सर सैलरी से लगा दें, जहां पर सैलरी 12,000 हो, तो जिन जिन की सैलरी 12,000 होगी वो सब डिलीट हो जाएंगे। समझ में आ रही है कहानी? तो इस तरह से हम अपनी कंडीशन लगाते हैं किसी कॉलम के बेस पर। वो कॉलम कौन सा होगा आपको डिसाइड करना है ना। तो अभी अगर मैं लिख दूं ईएमपी आईडी इक्वल टू 102, चलो कोई बात नहीं लिख दो, तो दोनों रिकॉर्ड गए काम से, तब भी मेरे पास काफी रिकॉर्ड रह जाएंगे। चला लेते हैं काम इस क्वेरी हो गए, 2 रोज अफेक्टेड, 2 रो मेरी डिलीट हो गई। अब जरा चला कर देखें, तो 102 वाली रो चली गई। अब अब सर
इस वाले रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करोगे? अभी मैं डिलीट करना ही चाह रहा हूँ, अभी मैं इसको रिप्लेस करना नहीं चाह रहा, ठीक है, डिलीट करना ही सीख रहे हैं अभी। तो अब बताओ क्या क्वेरी हो सकती है इसको डिलीट करने की? हाँ, तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, बताओ क्या लिखें आगे? वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू नल। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो हम चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा। तो नहीं भी होगा ऐसे चांस है, हमने कहा देख लेते हैं। अब एंटर करा, क्वेरी ओके, लेकिन सर जीरो रो अफेक्टेड, मतलब कोई रो डिलीट ही नहीं हुई। हमने कहा देखते हैं एक बार, सर ये तो डिलीट ही नहीं हुई, क्वेरी में एरर भी नहीं है लेकिन कोई रो डिलीट ही नहीं हुई, क्यों? समझेंगे। नल वैल्यू का कंपैरिजन इस सिंबल के साथ नहीं किया जाता है। माई एसक्यूएल में अगर आप किसी वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं जो नॉट नल है, जो नल नहीं है, तो उसके लिए इक्वल टू सिंबल यूज होता है। लेकिन अगर नल को कंपेयर करना है तो उसके लिए इज कीवर्ड का यूज होता है। इज कीवर्ड हमारा नल को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखेंगे। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 10, क्या लिखना है? नल। तो नल के साथ अगर आप कोई कंडीशन लगाएंगे तो इक्वल टू ना लगाकर आप क्या लगाएंगे? इज लगा। वन रो अफेक्टेड। तो वेयर, देखो यहां पर हमने कई चीज सीखी है। हमने सबसे पहले सीखा रोज को डिलीट करना, उसके लिए डिलीट कमांड आती है। डिलीट कमांड में कंडीशन हमें लगानी चाहिए। कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज या वेयर कीवर्ड यूज होता है। वेयर कीवर्ड के बाद हम कोई कॉलम के बेस पर कंडीशन लगाते हैं कि भाई ये वाले कॉलम में ये वैल्यू पर जो हमने कंडीशन लगाई है, जहां जहां सेटिस्फाई हो रही है उन सबको डिलीट। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस टेबल में वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है जिनकी सैलरी जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, बताओ क्या बनेगी क्वेरी? जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉयडी लिखोगे, क्योंकि आपको टेबल का डेटा दिख नहीं रहा है। आपको बस ये बताया गया कि जहां जहां सैलरी 50,000 से ज्यादा हो डिलीट कर दो। वेयर एम्प्लॉय सैलरी, जिस तरह से पाइथन के अंदर लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर होते हैं, उसी तरह से माई स्क्वेल के अंदर भी कंपैरिजन करने के लिए वही ऑपरेटर हो। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर दो कंडीशन लगानी हो तो दो कंडीशन को कंबाइन करने के लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, जैसे पाइथन में होता है उसी तरह से यहाँ भी चलता है। ठीक है, तो वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अब वो सारे रिकॉर्ड जिनमें एम्प्लॉय सैलरी की वैल्यू 50,000 या 50,000 से ज्यादा होगी वो डिलीट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो अभी एक ही है साइज मेरे रिकॉर्ड में। अब सर ठीक है, अब वापस आ जाओ उस काम पर जो हम करने आ रहे हैं। ठीक है, क्या करने आए थे आप? हम प्राइमरी की कॉलम ऐड करना चाह रहे थे एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी पर प्राइमरी की ऐड करने के लिए फिर से वो कमांड बताना जरा, क्या थी? एडिटर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी ऐड प्राइमरी की और ब्रैकेट में एम्प्लॉय आईडी।
क्वेरी ओके, कोई एरर नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास। अब अगर मैं इसका डिस्क्राइब से टेबल का स्ट्रक्चर देखूं तो वहां पर कहीं तो लिख कर आएगा तो यस, प्राइमरी की लग गई किस पर, एम्प्लॉय डी पर। और अब एम्प्लॉय डी में मिसिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। ठीक है, अब करते हैं क्या, चेक करके दिखाओ कि हाँ प्राइमरी की लग गई। तो अब टेबल के अंदर रिकॉर्ड देखो 101 103। तो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, मान लीजिए, बताइए क्या होती है इंसर्ट कमांड किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की। इंसर्ट, उसके बाद क्या लिखें, इनटू टेबल का नेम, वैल्यू, फिर अपना एम्प्लॉय डी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम मान लो विराट आ गया, और एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये एरर आनी चाहिए, क्यों, सब कुछ तो सही है। क्योंकि अब हम ये चेक करना चाहते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो 101 को वो ऐड नहीं होने देगा, क्योंकि ऑलरेडी 101 एक एम्प्लॉय आईडी हमारा पहले से पड़ी हुई है। डुप्लीकेट एंट्री 101। तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, हमने कहा साफ साफ लिख कर आ रहा है एरर। फिर भी चेक करके देखने में क्या जा रहा है, भाई 101 पुराना वाली पड़ा हुआ है। तो प्राइमरी की अपना काम कर रही है। हमने कहा दूसरा वाला चेक करके दिखाओ, दूसरा क्या हमें फायदा होता है प्राइमरी की का, या दूसरा क्या पॉइंट है प्राइमरी की का, नल वैल्यू अलाउड नहीं, मतलब मिसिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर इंसर्ट इनटू ईएमपी ब्रैकेट में दो कॉलम के नाम, ईएमपी नेम और ईएमपी सैलरी, वैल्यूज, और नेम कर दिया एबीसी, वैल्यू कर दी 123। तो अगर वहां प्राइमरी की नहीं होती लगी हुई तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता जिसमें एम्प्लॉय आईडी नल होती, लेकिन अब उसमें लगी है प्राइमरी की, देखना चाहते हैं इंसर्ट होगी कि नहीं होगी। फिर से हमारी अब मिसिंग वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं होती। ठीक है, तो अब अगर सेलेक्ट कोई चला कर देखें तो आपका डेटा एकदम सेफ है। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या होता है प्राइमरी की का। और अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूं कोई जिसमें सब कुछ सही हो तो सब कुछ सही आएगा। मैंने यहाँ पर कर दिया 102, रिकॉर्ड इंसर्टेड। आ गया रिकॉर्ड देखना। अब अभी प्राइमरी की के दौर में हम चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अभी कवर कर लेते हैं, बेटर रहेगा। वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट। तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि जब हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो कॉलम्स उसी ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आते हैं जिस ऑर्डर में टेबल में हमने बनाए थे। और अगर हम एस्ट्रिक नहीं लगाते हैं तो जो ऑर्डर हम यहाँ बताएंगे, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3, उस ऑर्डर में सेलेक्ट होकर हमारे आ जाएंगे। हम रोज के ऑर्डर को समझना चाहते हैं, क्या रोज का ऑर्डर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ये सीखना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट रोज का ऑर्डर क्या होता है, क्या वही होता है जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया था, या कुछ और होता है। और हम अपने हिसाब से रोज का ऑर्डर अगर अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम अपने हिसाब से सीखते हैं, फिर समझेंगे कि अगर हमने कुछ नहीं कहा था तो बाय डिफॉल्ट रोज किस ऑर्डर में आई है। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम चाहते हैं सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे रिकॉर्ड आए।
चाहे कोई कभी भी इंसर्ट हुआ हो, तो ज्यादातर कंपनी के जो मालिक होंगे, कंपनी के जो ओनर होंगे, वो सबसे पहले उन एम्प्लॉयज का डेटा देखना चाहते होंगे जिनकी सैलरी ज्यादा है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा यूनिवर्सिटी का, वो भी उन स्टूडेंट्स को पहले देखना चाहेगा जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, है ना। तो हम टॉप 5 निकालना चाहते हैं, तो हम पहले अपने डेटा को अरेंज तो कर लें। रोज को अरेंज करना है, कॉलम को नहीं, रोज को अरेंज करना है। तो कैसे करते हैं? रोज को अरेंज करने के लिए सेलेक्ट कमांड के बाद एक और क्लॉज आती है, और उस क्लॉज को हम किस कीवर्ड से दिखाते हैं? ऑर्डर बाई। ऑर्डर में लगाना है। किसको ऑर्डर में लगाना है? रोज। कॉलम का ऑर्डर तो आप यहाँ बताते थे, अब आपने एस्पेक्ट लगा दिया तो मौका चला गया। अब ऑर्डर कॉलम का जो टेबल में है डिफॉल्ट वही आएगा। अब ऑर्डर जो हमारी क्लॉज है, इसके थ्रू रोज के ऑर्डर की बात होती है, इससे कॉलम का ऑर्डर नहीं लगता। ऑर्डर, बताओ ऑर्डर में रोज लगाओगे किसके बेस पर? आईडी के बेस पर लगाओगे, नेम के बेस पर लगाओगे, या सैलरी के बेस पर? तो यहाँ बताना पड़ेगा बाई। किसके द्वारा? बाई इक्वल टू नहीं, बाई के बाद स्पेस देकर कॉलम का नाम। इसका मतलब है कॉलम्स किस ऑर्डर में आएंगे? डिफॉल्ट ऑर्डर में। रोज किस ऑर्डर में आएंगी? सैलरी के ऑर्डर में। लेकिन सैलरी के कौन से ऑर्डर में? छोटे से बड़े क्रम में, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, या बड़े से छोटे क्रम में, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप बताओ, कॉलम के नेम के बाद आप लिखोगे ASC, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो पहले 20,000, फिर 20,000, 22,000, 32,000, 42,000, 70,000। मैंने कहा नहीं सर, डिसेंडिंग, तो DST, DES, डिसेंडिंग। तो सबसे पहले वो रो आएगी जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रोज में अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंटली एक वो पॉइंट बन गया जो शायद हमें सीखना जरूरी था। दो सैलरी बराबर होने पर क्या होगा? दोनों सैलरी 20-20 हजार है, तो इसने हमसे नहीं पूछा कि अब क्या करें, किसको पहले लाएं किसको बाद में लाएं। तो उस केस में इसने डिसीजन कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा। कैसे लिया होगा बात की बात है, लेकिन अब हम कहते हैं हमसे पूछो कि अगर हमने जिस कॉलम के बेस पर अपनी रोज को असेंडिंग डिसेंडिंग करा है, अगर कहीं पर वैल्यू सेम है, तो उनमें पहले कौन आएगा हमसे पूछो, अपना दिमाग मत लगाओ। तो कैसे बताओगे? फिर क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? स्पेस देकर सेकंड कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू सेम है, तो सेकंड कॉलम यूज करना एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम का कौन सा ऑर्डर लगाना? असेंडिंग। तो आप बताओ 20,000, 20,000 दोनों सेम है, इन दोनों में से कौन सी रो हमारी पहले आएगी? तो आपने बोला एम्प्लॉय नेम के असेंडिंग ऑर्डर में। एम्प्लॉय नेम कौन है? सोनू और अर्जुन। बताओ सोनू और अर्जुन में पहले कौन आएगा? रोल नंबर जो क्लास में बनते हैं बच्चों के लिए, उसी बेस पर तो बनते हैं। जिसका नाम ए से शुरू होगा वो पहले आएगा, ये तो होता है। और आजकल इसलिए नए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों का नाम ए से ही रख रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं हम पढ़ते थे कॉलेज टाइम में तो हमारा नाम ऐसे शुरू होता था, तो हमारा रोल नंबर ही नहीं आता था, उससे पहले सारे काम हो जाते थे। तो अब सबने अपने नई जनरेशन में नाम ए से रखने शुरू कर दिए हैं। आज आप सर्वे करो, पिछले 5 साल में जो बेबी आए हैं, उनमें से 50% से ज्यादा के नाम ए से है। चलो जो भी है, अब नाम नहीं मिल रहे हैं कि नाम कहाँ से लाए नए नए, ठीक है। चलो जो भी है, एंटर करो। एरर क्यों आ रही है? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी डिसेंडिंग, कॉमा एम्प्लॉय नेम असेंडिंग, कॉमा लगाना है यहाँ पर, है ना। सेकंड कॉलम के लिए कॉमा लगाना है। तो अब कौन आ गया पहले? अर्जुन। और अगर मैं कह देता एम्प्लॉय नेम का भी डिसेंडिंग, तो पहले सोनू वाला आ जाता।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट कॉलम के बेस पर हमारा जो रोज का ऑर्डर आ रहा है वहां वैल्यू सेम हो रही है, सेकंड बता दो। और सर दोनों का नाम अर्जुन होता तो ऐसा हो सकता था, तो फिर तीसरे का बताओ। मतलब आप अपना कंट्रोल कितना भी दे सकते हो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा, कहीं तो रुकोगे जाके। तो सर मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी दे सकता हूँ, हमने कहा एम्प्लॉय आईडी तो अलग होगी ही होगी, सैलरी सेम हो सकती है, नेम सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है, आईडी सेम कभी नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर आईडी भी लिख सकते थे। देखो, जरूरी नेम लिखोगे, आप लिख दे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में। अब पहले कौन आ जाएगा हमारा, 101 वाला, ये देखो। और अगर मैं लिख दूं एम्प्लॉय आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ये तो काम करेगा ही करेगा। इसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल करो, जब हर जगह से आप डिसीजन ना ले पाए कौन पहले इन दोनों में से, तो लास्ट में तो ये बैठा ही है फिर करने के लिए। ठीक है, चलो, तो ऑर्डर समझ में आ गया। अगर मैं अपनी रोज को सेलेक्ट कर रहा हूं तो किस ऑर्डर में करना चाहता हूं, ऑर्डर वाइज से मैं बता सकता हूं कि इस कॉलम के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना। और अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो कॉमा लगाकर मैंने सेकंड कॉलम दे रखा है और उसका असेंडिंग डिसेंडिंग भी मैंने अपना बता रखा है। जब मैं यहाँ पर ऑर्डर वाइज में कॉलम का नेम बताता हूं लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताता, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग कंसीडर किया जाता है। तो अगर मैंने सिर्फ कॉलम का नाम लिख दिया तो उसके असेंडिंग ऑर्डर में रोज हमारी आ जाएंगी। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेकंड कॉलम अगर आपने बताया है तो ठीक है, और आपने नहीं बताया है तो प्राइमरी की कॉलम का असेंडिंग ऑर्डर होता है, एम्प्लॉय आईडी का नहीं, प्राइमरी की का असेंडिंग। अब हमारे में प्राइमरी की कौन बना हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, उसका कौन होगा, असेंडिंग होगा। फिर से सुनेंगे, जब मैं यहाँ पर ऑर्डर बाई में अपना कॉलम बताता हूँ लेकिन ये नहीं बताता कि असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है। अब मैंने बता दिया असेंडिंग या डिसेंडिंग जो बताना था, लेकिन दो जगह पर या तीन जगह पर वैल्यू सेम है। अब कैसे डिसाइड होगा कि उस केस में कौन सी रो पहले आएगी, क्योंकि वैल्यू सैलरी में तीनों जगह सेम है, चारों जगह सेम है। तो बाय डिफॉल्ट सेकंड कॉलम प्राइमरी की मान लिया जाता है। अगर आपने नहीं, चलो, तो अब मैंने क्या बताया कि अगर हमने नहीं बताया सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम को ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, प्राइमरी की कॉलम मान लिया जाएगा और उसके भी असेंडिंग ऑर्डर को मान लिया जाएगा। अब इनका क्वेश्चन ये है कि अगर दो कॉलम प्राइमरी की बना दिए मैंने तो कौन सा माना जाएगा। तो एक रूल होता है, शायद मैं नहीं बताया, मैंने भूल गया बताना, कि एक टेबल में एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है। एक टेबल में एक ही कॉलम प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हैं, एक से ज्यादा पे आप नहीं लगा सकते। एक से ज्यादा पे नॉट नल लगा सकते हैं, एक से ज्यादा पे यूनिक लगा सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा पर प्राइमरी की कांस्टेंट आप नहीं लगा सकते। तो ये वाली सिचुएशन नहीं हो सकती कि सर अगर दो प्राइमरी की कॉलम हुए तो उनमें से किसके बेस पर होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक टेबल पर एक ही प्राइमरी की कॉलम पॉसिबल होता है। चलिए, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए लेकिन आपको ना बताया गया हो, तो थोड़ा गैस करो, सोचो क्या आंसर हो सकता है। मैंने तो ऑर्डर ही नहीं बताया कि भाई एम्प्लॉय टेबल से रोज लाकर दे दो, मैं नहीं बता रहा किस ऑर्डर में देनी है, तो बताओ क्या ऑर्डर रहा होगा फिर बाय डिफॉल्ट, प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो, बाकी सब भूल जाओ, प्राइमरी की ध्यान रखना बस, प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है बढ़िया। मान लीजिए मेरे टेबल में कोई प्राइमरी की लगी नहीं है, मेरे टेबल में प्राइमरी की लगी नहीं है, और मैंने लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, तब भी तो रोज आएंगी किसी न किसी ऑर्डर में।
फिर किस ऑर्डर में आएंगी, मैंने अपना ऑर्डर बाई नहीं लगाया, ठीक है, फिर भी तो रोज आएंगी, फिर किस ऑर्डर में आएंगी, फिर उस ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट करी। तो बाय डिफॉल्ट टेबल में रोज का ऑर्डर क्या होता है, ये बहुत सारी कंडीशन के साथ आप बताएंगे आंसर में। अगर आप अपना ऑर्डर नहीं बताते हैं तो प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। अगर प्राइमरी की कॉलम है ही नहीं तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट करी थी उस ऑर्डर में आएगी। इतना करके दिखा रहा हूं मैं पहले आपको। अभी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक रो और इंसर्ट करी, 1 0 1 2 3 4 5 6 सारे हैं, चलो करता हूँ। मैंने करी 2 0 7, ठीक है, और एक करी मैंने 2 0 2, लास्ट में कौन सी गई है, 2 0 2 वाली। अब लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की का असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 2 0 2 पहले आ जाएगी, 2 0 7 बाद में आएगी। पहले देखते हैं इतना प्रूफ हो जाएगा, ऐसा है। अब सर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्राइमरी की को हटा दो। कैसे हटाएं, अल्टर कमांड, कॉलम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है तो अल्टर कमांड, अल्टर टेबल ईएमपी। क्या करना है, इस बार प्राइमरी की को हटाना है, हटाना है मतलब ड्रॉप, ड्रॉप। अभी बताओ प्राइमरी की के बाद ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी की कॉलम एक ही होता है, जो होगा वहां से प्राइमरी की को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी टेबल में 4 नॉट नल कांस्टेंट लगाकर बैठा हूं अलग अलग कॉलम पर, तो वहां पर मुझे लिखना पड़ेगा नॉट नल के बाद ब्रैकेट में किस कॉलम से हटाना है, क्योंकि नॉट नल कांस्टेंट कई कॉलम पर हो सकता है, प्राइमरी कांस्टेंट एक पर ही होगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है डेट से। तो अब क्या होगा, हमारा ईएमपी टेबल से प्राइमरी की कॉलम को हटा दिया जाएगा, प्राइमरी की कॉलम को हटाएंगे, प्राइमरी की कॉलम से कांस्टेंट को हटाएंगे, कॉलम तो रहेगा, वो तो रहेगा टेबल के अंदर। अब टेबल के अंदर प्राइमरी की कांस्टेंट नहीं है, तो अब क्या होगा, हमने कहा जो हो चुका उसमें बदलाव नहीं होगा, है ना। अब क्या होगा, अब हमारा जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे आप, मान लो ये कर दिया मैंने 205 वाला, अब 205 वाला रिकॉर्ड सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, अब प्राइमरी की कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट अब करे हैं उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड आपके दिखेंगे। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 205 वाला, ये कौन है, 207 ऊपर रह गया। अभी मैं इसमें प्राइमरी की लगा दूं और फिर से ये कमांड चलाऊं तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, कहीं लिख रखी होगी देखो, ये एक अच्छा इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोज ऑर्डर क्या होता है। जब हम सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, कॉलम के ऑर्डर कैसे मैनेज करें और रोज का ऑर्डर कैसे मैनेज करें। तो कॉलम का ऑर्डर मैनेज करने के लिए सेलेक्ट कमांड के बाद हम अपना ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है, और अगर मैं एस्टेरिस्क लगाऊंगा तो डिफॉल्ट कॉलम का ऑर्डर वही जो टेबल में है। रोज का ऑर्डर लाने के लिए मैं ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करता हूँ। ऑर्डर बाई क्लॉज में कॉलम का नाम बताते हैं और फिर उसके असेंडिंग डिसेंडिंग को लिखते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ना लिखें तो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर हम कॉलम का नाम बताते हैं और वहां पर वैल्यू सेम है तो सेकंड कॉलम हम बता सकते हैं और उसके असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से आउटपुट आता है। अगर मैंने सेकंड कॉलम नहीं बताया है तो हमारी टेबल का प्राइमरी की कॉलम का असेंडिंग ऑर्डर कंसीडर होगा। अगर मेरी टेबल में मैंने ऑर्डर बाई नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट रोज का ऑर्डर प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर मेरी टेबल में प्राइमरी की कॉलम ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया गया उस ऑर्डर में आएगा। तो कॉलम में तो सीधे सीधी लाइन है, एक लाइन है, लेकिन रोज के ऑर्डर में काफी कुछ आपको समझना होगा, सामने वाले को समझाना होगा, ठीक है। चलो, अब आपने प्राइमरी की लगाना सिखाया, बनी बनाई टेबल में, टेबल बन चुकी थी, हम उसके डेटा को लॉस नहीं करना चाहते थे। अब
अगर मैं टेबल बनाते समय इस बात को बताना चाहता हूँ कि भाई इस कॉलम को प्राइमरी की बनाया जाए, तो क्या बता सकता हूँ? क्या हमेशा बनाने के बाद अल्टर ही चलानी पड़ेगी? भाई अल्टर तो मजबूरी थी कि जिस समय टेबल बना रहे थे उस समय नहीं रहा ध्यान, अब डेटा काफी आ गया, अब बीच में अचानक याद आया कि यार इसमें प्राइमरी की होनी चाहिए। तो अब इस समय मैं एक नई टेबल बनाने जा रहा हूँ, और उस समय मुझे याद है कि मुझे इस कॉलम को बनाना है प्राइमरी। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो टेबल का नाम आपको याद है, आप दूसरा टेबल बना लो, उस नाम से क्यों बना रहे हो? क्रिएट टेबल। अगर आपने ईएमपी बनाई एरर आ जाएगी, बोलेगा टेबल ऑलरेडी है। तो या तो ईएमपी नाम की टेबल को पहले क्या करो, डिलीट कर दो, ठीक है, या फिर नई टेबल बना लो। तो डिलीट नहीं करते, बाद में डिलीट करना सीख लेंगे, अभी काम में आएगी वो टेबल हमारी। तो मैंने EMP2 क्रिएट टेबल EMP2। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे, मान लो EID लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इंटीजर, कॉमा, ई नेम, वैरचर, बस ठीक है, दो ही सिर्फ काम सीख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, EID को बनाना है प्राइमरी की। तो जब सारे कॉलम आप लिख देते हैं तो बाद में कॉमा लगाकर आप क्या करेंगे, बताएंगे अपना प्राइमरी की। तो यहाँ लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, ब्रैकेट में कौन सा कॉलम प्राइमरी की बनाएंगे, EID। तो हमारी टेबल बनी जिसमें दो कॉलम आए, और भी कॉलम आएंगे, सबसे लास्ट में कॉमा लगाकर आप अपने कांस्टेंट बताते हैं, ठीक है। प्राइमरी की कांस्टेंट लगाना है किस पर, EID कॉलम पर लगा, बन गई टेबल। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब EMP2, तो EID कॉलम पर क्या बन गया है, प्राइमरी की कांस्टेंट लग। एक और तरीका है, वो तरीका यह है, मान लो मैं टेबल बना रहा हूं और EMP3, ठीक है। अब जिस समय मैं कॉलम का नाम लिखता हूं, उसके बाद कॉलम का टाइप लिखता हूं, उसी के बाद भी हम उसका कांस्टेंट बता सकते हैं, प्राइमरी स्पेस। ऐसा करने से भी क्या होगा, EID कॉलम कैसा बन जाएगा, प्राइमरी की कॉलम बन जाएगी। तो किसी भी टेबल पे प्राइमरी की अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। टेबल बनाते समय आपके पास प्राइमरी की अवेलेबल है, तो आप जिस समय कॉलम का नाम लिखते हैं उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद उसका कांस्टेंट लिख सकते हैं, चाहे प्राइमरी की हो चाहे नॉट नल हो चाहे यूनिक हो, उसी समय लिखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, टेबल बनाते समय पहले आप अपने सारे कॉलम के नाम लिख लीजिए, लास्ट में कॉमा लगाकर जितने कांस्टेंट लगाने हैं वो आप अपने बता सकते हैं, ठीक है। टेबल बन चुकी है, बीच में से कांस्टेंट ऐड करना है, तो अल्टर कमांड का यूज करके भी ऐसा किया जा सकता है। तो जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ये काम आसान है। तो अभी हमने प्राइमरी की कांस्टेंट पर काम करना सीखा, और प्राइमरी की कांस्टेंट से रिलेटेड जो ऑर्डर बाई वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पर समझा। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे और कांस्टेंट भी समझने हैं। और कांस्टेंट क्या है, हमने कहा जैसे अब नॉट नल और यूनिक की जरूरत नहीं है, हमने प्राइमरी की को पढ़ लिया तो वो दोनों कवर हो ही गए। लेकिन मैं इसमें एक कंडीशन लाना चाहता हूं कि कुछ हम लोग सैलरी को लेकर कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, सैलरी को लेकर हम लोग कांस्टेंट लगाना चाहते हैं। क्या कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी की सैलरी 10,000 से कम नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट के रूल आ गए कि कोई भी एम्प्लॉय
अगर काम कर रहा है किसी भी कंपनी में, तो मिनिमम उसकी सैलरी 10,000 होगी होगी, उससे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, सैलरी कॉलम में अगर वैल्यू 8,000 आ गई, तो रोकने वाला कोई नहीं है। बट अब हम इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने टेबल में, कि अगर कोई भी नई रिकॉर्ड इंसर्ट हो, तो उसमें सैलरी की वैल्यू मिनिमम 10,000 जरूर होनी चाहिए या उससे ज्यादा हो, उससे कम होने पर वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। अब कौन सा कॉन्स्टेंट लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो नॉट नल काम नहीं करेगा, यूनिक काम नहीं करेगा, प्राइमरी की काम नहीं करेगा। यहाँ पर आता है चेक कॉन्स्टेंट, CHECK, चेक कॉन्स्टेंट। चेक कॉन्स्टेंट क्या है? यूजर डिफाइंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कॉलम को मैनेज करना चाहते हैं। यूजर डिफाइंड कंडीशन, ये यूजर डिफाइंड है कि एम्प्लॉय सैलरी में मिनिमम 10,000 सैलरी आनी चाहिए, या कंपनी की पॉलिसी है कि हम 1 लाख से ज्यादा सैलरी किसी को देते ही नहीं है, जिसको जहां ज्यादा मिल रही है छोड़ के जा सकता है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा सैलरी हम देंगे नहीं किसी को। तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगा सकता हूँ चेक कांस्टेंट, कि सैलरी कॉलम में 10,000 से 1 लाख के बीच आएंगी, 10,000 से कम आएगी इंसर्ट नहीं होगी, 1 लाख से ज्यादा सैलरी की कोई रो आएगी तो भी इंसर्ट नहीं होगी। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा सकता। ठीक है, तो अगर मुझे चेक कांस्टेंट लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ लिखेंगे। अच्छा बताओ क्या होना चाहिए, क्या आपका ब्रेन कह रहा है? मुझे एम्प्लॉय सैलरी कॉलम पे एक कांस्टेंट लगाना है जिसका नाम है चेक कांस्टेंट, अल्टर कमांड, क्योंकि किसी भी कॉलम के साथ अगर आपने कोई भी चेंजेस करने हैं, तो अल्टर के साथ ही करते हैं। और अगर टेबल बनाते समय याद रह गया, तो वैसे ही जैसा ही मैंने सिखाया। तो दोनों तरह से अब आप इस काम को कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट को टेबल बनाते समय आप बता सकते हैं लास्ट में, या आप कॉलम के नेम के साथ ही उसी में बता सकते हैं, बाद में अल्टर से आप बता सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टर टेबल। और इस बात का ध्यान रखना है, जो भी कांस्टेंट आप लगाते हैं अल्टर के साथ, टेबल क्रिएट करते समय तो शायद ये बात नहीं देखी जाएगी, क्योंकि डेटा ही नहीं होगा उस समय, अभी टेबल तभी क्रिएट ही हो रही है। लेकिन जब टेबल क्रिएट हो गई है और अल्टर पे आप आ गए हैं, दैट मीन्स हो सकता है कि आपने काफी सारा डेटा इंसर्ट कर दिया हो अभी तक। तो जो भी कांस्टेंट लगेगा, ध्यान रहे कि वो आपके एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको वॉयलेट ना कर रहा हो। एग्जिस्टिंग डेटा में अगर आपको कांस्टेंट को वॉयलेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो वो कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। जैसा भी हमने देखा था अभी कि प्राइमरी के हम लगा रहे थे, ऐड नहीं हो रहा था, क्यों? ऑलरेडी वहां पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड पड़ा हुआ। तो अगर चेक कांस्टेंट में अल्टर टेबल पर लगा रहा हूँ सैलरी के लिए 10,000 से कम, और ऑलरेडी यहाँ पर 8,000 पड़ी हुई है, तो एरर आ जाएगी, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टर टेबल EMP, और उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है चेक, चेक कांस्टेंट। अब चेक कांस्टेंट के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंडीशन। बस हो गया। अब कंडीशन जब आप बनाएंगे, तो किसी कॉलम के साथ बनेगी, सीधी सी बात है। एम्प्लॉय सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। तो ये हमने क्या करा? एम्प्लॉय टेबल पर चेक कांस्टेंट ऐड कर दिया, और किस कॉलम पे लग गया? ऑटोमेटिकली उसी कॉलम पे लग गया जिस कॉलम के साथ आपने क्या बनाई? अपनी कंडीशन बनाई। ठीक है, तो अब ये चेक कांस्टेंट सैलरी कॉलम पर हमारा लग चुका है। चेक कांस्टेंट माइस्क्ल में पहले से नहीं था, तो चेक कांस्टेंट यूज करने के लिए आपको माइस्क्ल 8.0.16 मिनिमम वर्जन आपका होना चाहिए। अभी आपका जो वर्जन है, जो आप अपने डाउनलोड कराए, वो 8.0.30 है। ठीक है, तो जो चेक कांस्टेंट है वो हमारा माइस्क्ल में अभी लेटेस्ट ही ऐड हुआ है, 8-10 महीने पहले। उससे पहले चेक कांस्टेंट को अगर आप लिखते थे तो एरर नहीं आती थी, लेकिन वो बाईपास कर दिया जाता था। तो अब उन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं चलाऊंगा तो चलना चाहिए। कंडीशन अप्लाई हो गई, चेक कांस्टेंट लग गया। अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखाइए। मान लो ये कर दिया मैंने 305 धोनी, और मैं आपका कर दूं 7,000, तो ये एरर आ जाएगी। सबको सही है, 305 पहले से है नहीं,
प्राइमरी की के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, बट सैलरी कॉलम का रूल आपका ब्रेक हो, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, इसलिए एरर आ गई और ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं। अगर आपको करना है तो आपको सैलरी अपना सही करनी होगी। ठीक है, मान लो आपने 80,000 कर दी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज की अभी हायरिंग होनी है, बल्क में हायरिंग होनी है, जिनकी सबकी सैलरी 10,000 ही रखनी है, मतलब सब बेसिक सैलरी पाए हुए हैं। मान के चलो कि सब हमारा फ्रेशर काइंड ऑफ है, 6 महीने की ट्रेनिंग पर आएंगे पहले, तो सबको शुरू में 10,000 ही देने हैं, उससे ज्यादा देने ही नहीं है। तो अगर मैं बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा और मुझे पहले ही क्लियर है कि सबकी सैलरी क्या रखनी है, 10,000 रखनी है, तो मैं बार बार सैलरी नहीं बताना चाहूंगा। मतलब कुछ इस तरह से देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 10,000 ऐसे करके, अगला आया उसकी आईडी बदल दी, नाम बदल दिया, सैलरी 10,000, तो सबकी सैलरी 10,000 करनी है मुझे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या, आप किसी भी कॉलम में जब वैल्यू मिस होती है तो मिसिंग वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिली होती है, नल। तो अगर मैं सैलरी कॉलम की वैल्यू इंसर्ट ना कराऊं, सिर्फ आईडी और नेम की वैल्यू इंसर्ट कराऊं, तो सैलरी कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल, क्योंकि मिसिंग वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मिसिंग वैल्यू को नल ना मानकर 10,000 मान लो, ऐसा किया जा सकता है। यानी कि मिसिंग वैल्यू हमेशा नल होगी ऐसा कोई रूल नहीं है, मिसिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल होती है। मैं चाहूं तो उसे बदल सकता हूं कि किसी कॉलम में जब वैल्यू मिस होगी तो नल की जगह ये मानो। तो वो कैसे मानते हैं, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट या डिफॉल्ट वैल्यू। तो किसी भी कॉलम पर हम क्या लगा सकते हैं, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करता है, किसी भी कॉलम में वैल्यू ना आने पर आपकी बताई गई वैल्यू को इंसर्ट कर देता है, नल की जगह पर आपकी बताई हुई वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। तो आप किसी भी पॉइंट पर इसको लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप इसको हटा सकते हैं, है ना। तो अब सोचो, जब आपने कह ही दिया कि हमारी कंपनी में मिनिमम सैलरी 10,000 होगी होगी, तो लगा तो लगाने में क्या जा रहा है। तो जब आदमी आएगा सैलरी नहीं बताएगा तो 10,000 कर देंगे इंसर्ट, और अगर बताएगा तो जो बताएगा फिर वो इंसर्ट होगी। तो डिफॉल्ट तब काम होगा, डिफॉल्ट पे, जब आपने सैलरी ना बताई हो। ठीक है, तो सर क्या मैं एम्प्लॉय नेम पर ऐसा कर सकता हूँ, माई सीक्वल को प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचो कि ऐसा करने का सेंस क्या बनेगा, कि अगर किसी ने अपनी आईडी बताई, सैलरी बताई, नाम नहीं बताया, तो क्या नाम दोगे उसका, सोनू, तो जितने भी एम्प्लॉय आएंगे सबका नाम सोनू रख दोगे, कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि नाम ऐसे हम डिफॉल्ट नहीं दे पाएंगे, नाम तो ही उसका होना चाहिए, या नहीं पता है तो फिर नल ही सही है। तो हमेशा हर कॉलम में डिफॉल्ट बनाएंगे, सेंस नहीं बनता। ठीक है, बट सैलरी जैसे में सेंस बन जाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है मुझे, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट को एक बार मुझे ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, जितना भी मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसके कुछ नोट भी बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ चीजें काफी बढ़ती जा रही हैं, है ना। अभी तो शुरुआती हुई है इस तरीके से, अभी आगे जैसे बढ़ेंगे चीजें और बहुत सारी बढ़ेंगी। तो मैंने इसके जो नोट्स बनाए हैं एक बार पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और वो आप अगर यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, एक दो चीज मैं उससे करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं आज आपको शेयर कर दूंगा।
देखो, एसक्यूएल की थ्योरी वाली बात तो खत्म हो गई। ये है टेबल कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो कोशिश करी है जनरलाइज सिंटैक्स लिखने की, स्पेसिफिक की जगह पर जनरलाइज। और जब क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी लगी मुझे, तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा एग्जांपल देके भी लिखा हुआ है। जैसे एक टेबल बनाना है तो सिंपल है, सिंपल लिख दिया मैंने। टेबल को डिस्क्राइब करना है तो ऐसे करोगे। अभी मैंने ये आपको नहीं सिखाया है, तो आप खुद से घर पे ट्राई करें कि अगर मुझे टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो कैसे करेंगे। अल्टर से करेंगे, ये पता है। अगर मुझे किसी कॉलम के डेटा टाइप को बदलना है तो कैसे बदलेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ सैलरी फ्लोट हो जाए इंटर से, या कुछ और हो जाए। किसी कॉलम को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। टेबल को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। कॉलम को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। सब मैंने नहीं पढ़ाया है, आप पहले अपने एंड पर एक बार करके देखना, वरना अगली क्लास में 2-2 मिनट के पॉइंट है, सब करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। टेबल को डिलीट कैसे करेंगे, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है, हमने पढ़ लिया। ठीक है। और अच्छा, अभी मैं आपको जो बता रहा था कैसे आप घर जाके पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था अभी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। अब इस पूरी फाइल में मैंने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट के बारे में कहीं ना कहीं लिखा ही है। ढूंढोगे तो शायद बहुत समय लग जाए। कंट्रोल एफ पे जाना, डिफॉल्ट एग्जाम, तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट के बारे में बताया होगा। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, तो डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करता है उसकी कहानी लिख दी मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि जब टेबल बना रहे होगे उस समय डिफॉल्ट कांस्टेंट कैसे लगेगा। और उसके बाद अगर टेबल बनी हुई है तो बनी हुई टेबल पे कैसे लगेगा। तो अभी हमारी सिचुएशन कैसी है, बनी हुई है। तब बनी हुई पे कैसे लगेगा, अल्टर। तो ये तो सर समझ में आ ही रहा था, अल्टर से लगेगा। अब अगर मैं इसको पढ़कर अल्टर टेबल, क्या लिखा होगा ये, टेबल का नेम, फिर अल्टर कीवर्ड आएगा। यानी कि अभी तक हम अल्टर के साथ दो कीवर्ड पढ़े थे, अल्टर के साथ ऐड पढ़ा था और दूसरा अल्टर के साथ हमने ड्रॉप पढ़ा था। अल्टर के साथ अल्टर भी आता है, अल्टर के साथ रीनेम भी आता है, अल्टर के साथ चेंज भी आता है। तो अल्टर के साथ 6-7 कीवर्ड जो यूज होते हैं। तो जब पूरा अल्टर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो वो 6-7 कीवर्ड कवर भी हो जाएंगे हमारे। अभी सिर्फ अल्टर के साथ दो कवर करे हैं मैंने, ऐड और ड्रॉप। तीसरा ये नजर आ गया। चौथा, जो ऊपर आप टेबल को रीनेम करेंगे, कॉलम को रीनेम करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो अल्टर, अच्छा बताओ ये क्या हो सकता है, कॉलम का नेम हो सकता है। सेट कीवर्ड है, ये एज इट इज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये इस कॉलम की क्या होगी, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू। तो सेट और डिफॉल्ट ये दो कीवर्ड हो गए। ठीक है। ये इस कॉलम की क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, मान लो इसको पढ़ पढ़ के मुझे अपनी वाली टेबल पे सैलरी कॉलम में 10,000 वैल्यू रखनी है, तो कैसे रखोगे। अल्टर टेबल, टेबल का नेम हमारा क्या है, ईएमपी। अब पर्सन मत लिख देना, जैसे हमारा चल ही नहीं रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम अपने वाले टेबल के अकॉर्डिंग उसको अपने आप लिखेंगे। अल्टर टेबल ईएमपी, अल्टर कॉलम का नेम वहां पर इनका सिटी है, हमारा क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, सेट डिफॉल्ट। अब ये मतलब ना ऐसे लिखना है, क्योंकि इनका कॉलम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का वेरचर होगा, हमारा तो ऑलरेडी फ्लोट या इंटीजर में है। 10,000, वेरी ओके। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10,000 आ गई। अब करते हैं सर इंसर्ट एक बार। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एम्प्लॉय आईडी बता दी, एम्प्लॉय का नेम बता दिया, सैलरी नहीं बताएंगे। तो आईडी बता दी, मान लो 308, और ये मान लो धोनी कर दिया, और सैलरी नहीं बताई। तो अब जब सैलरी नहीं बताएंगे तो सैलरी कॉलम की वैल्यू मिस हो गई, और मिसिंग वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू नल की जगह मैंने क्या बता दी है, 10,000। अब क्या इंसर्ट होगा इसमें, 10,000। देखो 308 धोनी। एक और करते हैं, मान लो ये कर दिया मैंने 405, और यहाँ कर दिया मान लीजिए 5।
एरर आ जाएगी, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा जब किसी कॉलम को मिस करते हैं तो मुझे टेबल नेम के साथ बताना पड़ता है किन किन को हिट करना है, तो उनको बताना पड़ेगा और उसी ऑर्डर में बताना पड़ेगा। EMP ID, EMP, तो इसकी सैलरी भी 10,000 आ जानी चाहिए। अच्छा मान लो ऐसा तो नहीं है कि किसी की मैं बताऊं तो मना कर दे, बता क्यों रहे हो। मान लो किसी की सैलरी मुझे 85,000 करनी है और ये कर दिया 407, और ये रोहित की सैलरी कर दी मान लो, तो एरर तो नहीं आ जाएगी कि क्यों बता रहे हो 10,000 ही होनी चाहिए। हमने कहा नहीं, हम बताएंगे तो हमारी वाली होगी, हम नहीं बताएंगे तो 10,000 हो रही थी। हमने बता दी, कोई एरर नहीं है। ये हो गया।